होली और जुमे को लेकर बीते करीब एक हफ्ते से जमकर बयानबाजी हो रही थी। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली सहित अलग अलग राज्यों के कई नेता होली और जुमे को लेकर सियासी नसीहतें भी दे रहे थे। हालांकि होली और जुमे को लेकर पूरे देश में पुलिस और प्रशासन भी मुस्तैद थी। कुछ जगहों को छोड़ दिया जाए तो तकरीबन सभी जगहों पर शांति व्यवस्था देखने को मिली है। सभी धर्मों के लोगों ने त्योहार पर समझदारी दिखाई। हालांकि कुछ हुड़दंगियों ने जरूर माहौल खराब करने की कोशिश की। पूरे देश में होली का त्योहार जमकर उत्साह के साथ मनाया गया। यूपी, बिहार, दिल्ली में जमकर गुलाल उड़ाए गए तो वहीं तय समय पर मुसलमानों ने नमाज भी अदा की। इसके लिए उत्तर प्रदेश के अलग अलग राज्यों में पुलिस प्रशासन ने दोनों पक्षों से बातचीत कर खास तैयारियां भी की थी। लेकिन एआईएमआईएम के नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी शायद थोड़े नाराज हो गए हैं। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी ने कल हैदराबाद में एक तकरीर दी। ये तकरीर उस वक्त दी जब होली लगभग खत्म हो गई थी और जुमे की नमाज पढ़ी जा चुकी थी। इस दौरान ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने मस्जिदों को ढके जाने के फैसले पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं। जो डर गए थे वो पाकिस्तान चले गए। एक चीफ मिनिस्टर बोल रहे नहीं, जुम्मे की नमाज घर में भी पढ़ सकते। आप कब से फजीलतुल शेख बन गए? आप कब से अल्लामा बन गए? ये समझ में नहीं आया। अब दीन मैं इनसे सीखूं? नहीं, जुम्मे की नमाज घर में पढ़ ले सकते। अच्छा, और क्या क्या कर सकते हैं घर में? बोलो प्यारे, घर में पढ़ लो। अरे मस्जिद है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, मस्जिद है, सुबह क़यामत तक मस्जिद रहेगी। डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए, ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है। अरे वो डरपोक थे, भाग गए। हमारे आबो अजदाद ईमान की दौलत से माला माल थे। उन्होंने भारत को अपना वतन माना और मानते रहेंगे। तो वहीं देखिए, ओवैसी के बयान पर बीजेपी ने भी किया है पलटवार। यूपी बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा है ओवैसी के बयान के बाद, सुनाते हैं। ओवैसी जैसे लोग जानबूझ करके कुछ विवादित बयान देना चाहते हैं, भड़काऊ बयान देना चाहते हैं ताकि सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े। सारे प्रयास किए गए कि कैसे जुमा के दिन जो होली पड़ रही है उसमें कुछ ना कुछ खलल पड़े, कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हों जिससे उनको राजनीतिक रोटी सेकने का अवसर मिले। लेकिन उनको निराशा हाथ लगी। देश भर में इस तरह की बड़ी घटनाएं नहीं हो पाई हैं जैसी अपेक्षा लगाए ये लोग बैठे थे। और ये कितना भी प्रयास करें, देश का सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। कानून व्यवस्था मजबूत की गई है। तो यही अपील की जा रही थी पिछले एक हफ्ते से कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, शांति के साथ ये पर्व मनाएं, सौहार्द के साथ ये पर्व मनाएं। लेकिन अब होली खत्म हो गई है, कल जुमे की नमाज भी अदा की गई और उसके बाद कई जगहों पर शांतिपूर्ण माहौल भी नजर आया और बहुत अच्छा संदेश भी दिया गया। लेकिन अब ओवैसी का ये बयान कहीं ना कहीं सियासी पारा चढ़ा रहा है। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं इस बात पर इसको आगे बढ़ाने के लिए। अमितोष पारिख प्रवक्ता हैं बीएचपी के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाफिज गुलाम सरवर जी हैं, एआईयूएमएम के प्रवक्ता हैं। साथ ही सौरभ मालवीय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। साथ ही कामरान मलिक जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। सबसे पहले अमितोष पारिख जी, आपसे मेरा सवाल है, ओवैसी के बयान पर आप क्या कहेंगे? आपने पूरा बयान सुना। जो डरपोक थे वो पाकिस्तान भाग गए, जो यहाँ पर हैं वो जाकर पढ़ेंगे मस्जिद में, आप नहीं रोक सकते। जी निसंदेह ओवैसी जी ने जो कहा है, एक ऐसी पार्टी के नेतृत्व करते हैं जिसका आज तक कोई मैनिफेस्टो ही नहीं है। हमेशा रैडिकल ऑर्गेनाइजेशन से रैडिकल तरीके से डील करना समाज के अंदर में वो ओवैसी का काम है। अब ये वो बोल रहे हैं जो डर गए वो पाकिस्तान चले गए। तो मेरे भाई, ऑपरेशन पोलो से तो आपकी पार्टी का इतिहास ही पाकिस्तान से मिलने का। जो आपने फरमान लिखा था आपकी हुकूमत ने कि भाई हमारे को पाकिस्तान से मिला दो, 20 करोड़ का लोन दिया था जिन्ना को, ये वो लोग हैं जिन्होंने लगातार रजाकार के तरह से भारत के अंदर में ना रहे और पाकिस्तान से मिल जाए तो जगह जगह जाके गांव जाके बलात्कार करें, रेप करें हिंदू महिलाओं का, हिंदू बहन बेटियों का। ये वो लोग हैं जो कन्वर्जन की बात करते हैं और आज अपने देश में रहते हैं तो बोलते हैं कि हमारे को पाठ कौन पढ़ाएगा। मुझे बताइए किसने इनको पाठ पढ़ाया और किसने रेडिकल की बात करी? यही तो बात कही गई थी। हमने नहीं कहा था कि भाई हमारे पे पथराव करो, हमने नहीं कहा था कि भारत जीतेगी तो पथराव करो। पथराव करने वाले मस्जिद से निकलते हुए लोग आए थे मऊ के अंदर में। पथराव करने वाले मस्जिदों के बाहर जब शोभा यात्रा निकलती तब आए थे। पथराव करने वाले इन्हीं कम्युनिटी के आए थे। रेडिकल बात करी किसने? ओवैसी जी को अपना इतिहास समझना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पार्टी के यूपी के नूरपुर वायलेंस के बाद अध्यक्ष थे जिनने कहा था
कि वी वोंट लेट हिंदूज टू पास वेडिंग प्रोसेशंस, हमारी इजाजत के बगैर पास नहीं हो सकता। ये वो यूपी था, नूरपुर वायलेंस, जहां पे हुआ था। सेकंड मेजॉरिटी की बात, सेकंड उसकी क्लास की बात कर रही है, सेकंड क्लास की बात करनी है तो आप पाकिस्तान देखिए, बांग्लादेश देखिए। बांग्लादेश में बोहरा वायलेंस हुआ था, जिसमें एक 8 साल की बच्ची हिंदू का रेप कर दिया था और 70 साल की महिला का रेप कर दिया था। वो सेकंड क्लास सिटीजन का अधिकार था, वो सेकंड क्लास सिटीजन की एट्रोसिटीज थी। भारत एक सेक्युलर देश है जहां हिंदू आज भी मांग कर रहा है इक्वल राइट्स की, इक्वल रिप्रेजेंटेशन की। 28-2930 के प्रावधान आपको दे दिया, हिंदुओं को नहीं दिया। मंदिर हिंदुओं के नियंत्रण में ले लिए सरकार के, आपके नहीं लिए। यही वो बात है जो समझना है कि इट्स अ सेक्युलर कंट्री वेयर वी टॉकिंग अबाउट द इक्वल राइट्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सेकंड क्लास सिटीजन। ठीक, अमितोष जी आप बने रहिएगा हमारे साथ। हाफिज गुलाम सरवर जी, आपसे मेरा सवाल है कि आप ओवैसी के इस बयान को कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो आपका ओपिनियन। सबसे पहले पूरे देश में सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली संपन्न कराए जाने पर और जुमा की नमाज भी शांतिपूर्वक अदा कराने पर प्रशासन को हम बधाई देते हैं। और फिर से पुनः हम अपने देश के उन तमाम नागरिकों को जिनकी आस्था आज भी साझी विरासत पर है, उन्हें भी हम बधाई देते हैं कि उन्होंने सांप्रदायिकता के इतने तनावपूर्ण वातावरण में, जिसके निर्माण में लगातार 1 हफ्ते से ये दोनों लोग लगे हुए थे, जिनका बयान आप दिखा रहे हैं जी, इन्हीं का बयान दिखाया जाता है और इस पर काउंटर भारतीय जनता पार्टी ही करती है। बाकी का बयान तो जल्दी दिखाया नहीं जाता है। इस मुल्क में एक पैटर्न नया शुरू हुआ है कि बयान ओवैसी साहब देंगे या कुछ मौलाना देंगे या किसी पार्टी के कुछ लोग देंगे और भारतीय जनता पार्टी काउंटर करेगी और कॉमनल पॉलिटिक्स कंटिन्यू रहना चाहिए। नो विराम, नो फुल स्टॉप, बस हमेशा कॉमनल पॉलिटिक्स, ये एक पैटर्न बना है जिससे मुल्क को नुकसान हो रहा। कभी कॉमन पॉलिटिक्स पर भी चर्चा हो, कभी रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इस पर भी कुछ डिबेट बहस मुल्क में हो। टीवी पर तो बंद होता ही रहता समय समय पर, लेकिन मुल्क में हमेशा चाय की दुकानों पर, चौपालों में सिर्फ हिंदू मुस्लिम। कारण यह है कि ये नेता चाहते ही नहीं है कि कॉमन इशू पर लोग बात करें, चर्चा करें। हमेशा कुछ ना कुछ, अरे होली कैसे नहीं मनाने दोगे, अरे नमाज कैसे नहीं पढ़ने दोगे, अरे मैं नहीं डरता हूं, जो डरपोक था वो तो पाकिस्तान चला गया। ये सारी बातें नॉन इशू हैं। हमारे देश के आम लोगों से इसका संबंध नहीं है। गरीब मुसलमानों का, गरीब हिंदुओं का आज भी मुद्दा जो है वो वही है कि हमारे बच्चों की अच्छी शिक्षा कैसे होगी, उनका स्वास्थ्य बेहतर कैसे होगा। जी, बहुत अच्छा लगा कि आपने शुरुआत की कि सौहार्दपूर्ण, शांतिपूर्ण तरीके से होली का पर्व मना, नमाज अदा की गई, इसके लिए सभी को शुभकामनाएं, बधाई, और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ओवैसी साहब से भी यही उम्मीद की जा सकती थी। अब उन्होंने ये बयान दिया तो सियासी पारा तो चढ़ेगा सर। वो कर लेते बेरोजगारी की बात, वो कर लेते रोटी कपड़े की बात। नहीं, उनका एजेंडा नहीं है, कॉमनल पॉलिटिक्स है उनका। वो तो भारतीय जनता पार्टी को सूट करता बहुत जबरदस्त। ओवैसी साहब तो उनके लिए अमृत है, जीवनदायी है, जीवन रक्षक घोल है। अगर वो कुछ बोले लाला कर दे रहे हैं ताकि यही माहौल बना रहे पूरे टाइम। हाँ, परोसते हैं वो। ओवैसी साहब को भारत के आम गरीब मुसलमानों का दर्द का एहसास नहीं है। ओवैसी साहब को कभी भी इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। उन्हें खुद जो है ऐसे माहौल नहीं सामने आने देने चाहिए। उन्हें खेत में काम करने वाले मुसलमान, ठेला चलाने वाले मुसलमान, रिक्शा चलाने वाले मुसलमान और मछली अंडा बेचने वाले मुसलमान, पंचर बनाने वाले मुसलमानों का दर्द का पता ही नहीं है कि उनकी जरूरतें क्या है। कॉमनल पॉलिटिक्स से हमारा नुकसान हो रहा, हम परेशान हैं। हम चाहते हैं कि हमारी समस्याओं पर बात हो। बिल्कुल सही बात। कामरान मलिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करना चाहूंगी। इसको आप सियासी तौर पर कैसे देख रहे हैं कामरान मलिक जी? क्योंकि एक मुद्दे को छोड़ा जाता है और उसके बाद निशाना होता है वोट बैंक पर। कुछ वैसा ही किसी भी त्योहार पे, चाहे हिंदू का त्योहार हो, मुसलमान का त्योहार हो, इन त्योहारों के करीब आते ही ये मुद्दों को छोड़ दिया जाता है। देखिए, हमारा हिंदुस्तान का ये दुर्भाग्य है कि इस इतने खूबसूरत कंट्री के अंदर कुछ जो है कमनल लोग जो हैं पनप रहे हैं पॉलिटिक्स में, और इनका हमें जो है खंडन करना चाहिए। चाहे ओवैसी जी हो, चाहे जो है योगी जी हो, इन्होंने जो है हमारे हिंदुस्तान को बहुत पीछे कर दिया है। 2014 से हाहाकार मचा हुआ है हिंदुस्तान के अंदर। ओवैसी जी जो है कम्युनल टॉक करते हैं
और फिर उधर से दूसरी साइड जो है काउंटर करती है उसको, और सारे मुसलमानों को जो है बेइज्जत किया जाता है। और होली का पर्व जो है मैं भी जो है सेलिब्रेट करता हूँ जी। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब होली को जो है शालीनता से मनाया जाता है। मगर ऐसा क्यों है कि एक पक्ष को जो है तिरपाल डालने पड़ते हैं? क्यों ना हम अपनी जो एक मेजोरिटी कम्युनिटी है उनके लोगों को जो है हम जो है शिक्षा प्रदान करें, उनको जो है ट्रेन करें। ये एडमिनिस्ट्रेशन ये काम भी कर सकता है। मैं बीच में आपको रोक रही हूँ कामरान जी, वो इसलिए क्योंकि संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में ही ऐसी प्रक्रिया की गई है। हर जगह देश में नहीं किया गया कि हर जगह मस्जिदों में तिरपाल डाली गई। मैं पूरा जवाब दे दूं, आपको पूरा जवाब दे दूं मैं। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन को जो है ना एक पक्ष को भयभीत नहीं करना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए कि भाई भाईचारे से आप सेलिब्रेट करो, और जो पक्ष जो है दूसरी तरफ जो है अगर ये आशंका है कि दूसरे पक्ष की तरफ को जो है रंग डाला जा सकता है या गंदगी डाली जा सकती है तो उसको ट्रेंड किया जाए, उसको जो है कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ही समझाए, एसएचओ साहब, सीओ साहब समझाएं और कहें कि भाई देखो होली जो मनानी है शालीनता के साथ में मनानी है, खुशियों का पर्व है, रंगों का पर्व है। इसके अंदर जो है कुछ ऐसे लोगों को जो है मौका ना मिल जाए जो कि पत्थरबाजी करें या किसी को जो है हानि पहुंचाएं। ठीक कामरान जी, बिल्कुल मेरे पास समय की कमी है। मैं एक रिएक्शन सौरभ मालवीय जी से भी लेना चाहूंगी, लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। सौरभ जी, इन पूरी परिस्थितियों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये सही बात है कि कोई भी त्योहार आता है तो सौहार्द के साथ मनाने की बात जरूर कही जाती है, लेकिन स्थितियां इसके उलट नजर आती हैं कई बार। देखिए, निश्चित तौर पर एक बहुत पूरे देश में और विश्व में होली को मनाने वाले सभी लोगों ने सौहार्दपूर्ण इस त्योहार को संपन्न किया। कल ओवैसी साहब की तकरीर का समय देखिए, जुम्मे की नमाज के बाद, नमाज के वक्त जैसे नमाज संपन्न होता है, शाम को खत्म होता है, उसके बाद उनकी एक तकरीर आती है और ये जो बयान है ये पूरी तरह से राजनीतिक बयान है। यह जो उनका बयान है कि जो डर गए वो पाकिस्तान चले गए, क्या वो भारत में एक दूसरा पाकिस्तान के सपने देख रहे हैं? क्या वो भारत को किस दिशा में लेके जाना चाह रहे हैं? और रही बात जो तिरपाल ढकने की, तो सरकार चलाने की एक इंटेलिजेंस की व्यवस्था होती है, उसके द्वारा सूत्रों के द्वारा संवेदनशील और अति संवेदनशील, जिसका जिक्र आपने भी किया, उसके आधार पर कहां कहां रक्षा सुरक्षा चाहिए और कैसे संपन्न कराए, ये सरकार के प्रशासन का कार्य है। इसलिए प्रशासन ने उस कार्य को किया। तो मुझे लगता है कि प्रशासन ने बहुत बेहतरीन कार्य किया और समाज में आज पढ़ा लिखा मुस्लिम वर्ग ओवैसी के खिलाफ ही खड़ा है। आज पढ़ा लिखा मुस्लिम वर्ग संप्रदाय के नाम पर ध्रुवीकरण होना नहीं चाहता है, रोजगार चाहता है, रक्षा सुरक्षा चाहता है। इसलिए आज की देश की स्थिति बदल रही है और ऐसे में ओवैसी की राजनीतिक रोटियों को लोग समझने में लगभग इस बात को समझ रहे हैं कि वो राजनीतिक और प्रशासनिक चीजों को हटा के सीधे राजनीति से प्रेरित उनके वाक्य चर्चा में बने रहने का। बुलेटिन में अब बात करते हैं बिहार की, जहां से बीते 72 घंटे में 2 ऐसी खबर सामने आई जिसके बाद बिहार में लॉ एंड ऑर्डर एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। 72 घंटे में 2 बार खाकी को निशाना बनाया गया। 12 मार्च को अररिया में अपराधी को पकड़ने गए एएसआई के साथ धक्का मुक्की हो गई। इसमें एएसआई राजीव कुमार की मौत हो गई और अब बिहार के मुंगेर में एएसआई संतोष कुमार की हत्या कर दी गई। संतोष कुमार 2 पक्षों के बीच विवाद सुलझाने के लिए पहुंचे थे, जहां एक पक्ष के किसी शख्स ने धारदार हथियार से संतोष कुमार के सर पर हमला कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ पुलिस कर रही है और इसके बाद अब विपक्ष बिहार सरकार और नीतीश कुमार पर हमलावर है। तो ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तस्वीर है राजीव रंजन की। एएसआई राजीव रंजन भी एक विवाद के बीच में पहुंचे थे, लेकिन वो अचेत होकर नीचे गिर पड़ते हैं। पोस्टमार्टम में ये खुलासा हुआ कि उनको हार्ट अटैक आ गया था, इसकी वजह से उनकी मौत हुई है। लेकिन वो विवाद में पहुंचे थे जहां पर उनके साथ धक्का मुक्की भी हुई थी। ये जानकारी भी सामने आई, जो कि 12 मार्च को ये घटनाक्रम हुआ। और अब एक और, यानी कि 72 घंटों के अंदर ही 14 मार्च को भी एक ऐसी ही घटना सामने आती है जब डायल 112 में तैनात एएसआई संतोष कुमार विवाद को सुलझाने पहुंचते हैं और उनके ऊपर हमला हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। तो एक तरफ इन 2 घटनाओं को लेकर विपक्ष राज्य सरकार पर हमलावर है, तो वहीं बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो अपराधियों का एनकाउंटर भी किया जाएगा, अपराधियों को उन्हीं की भाषा में दिया जाएगा जवाब। विजय सिन्हा ने कहा है कि एक्शन लेने के लिए पुलिस
और प्रशासन को राज्य सरकार की तरफ से पूरी छूट है। में बैठने के लिए नहीं और हर हाल में एक्शन होगा और ऐसे मानसिकता के लोगों को बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन कुछ अराजक तत्व के मानसिकता के लोग हैं जो इस तरह के खेल खेलकर सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। ऐसे लोग को चिन्हित कर करके जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में प्रशासन समझाए। इनकाउंटर की भी जरूरत पड़ेगी, इनकाउंटर भी करेगा कि अपराधी जिस भाषा में समझता है, भ्रष्टाचारी जिस भाषा में समझता है उस भाषा में समझाइए। सरकार की ओर से खुली छूट है। तो बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को आप सुन रहे थे। उनका कहना है कि जिस भाषा में अपराधी समझता है उसी भाषा में उसको समझाया जाएगा और पुलिस प्रशासन को राज्य सरकार की तरफ से पूरी छूट है। अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही कहा गया है कि जरूरत पड़ी तो एनकाउंटर भी होगा। पुलिस प्रशासन को खुली छूट है राज्य सरकार की तरफ से। अपराधी को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। दरअसल एएसआई संतोष कुमार जो कि डायल 112 में तैनात थे, पहुंचे थे वो एक विवाद सुलझाने के लिए। एक पक्ष के किसी शख्स ने पीछे से धारदार हथियार से हमला कर दिया जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें पटना रेफर किया गया। पटना में उनका इलाज चल रहा था लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया। इतना ज्यादा गंभीर ये मामला निकलकर सामने आता है। अररिया में भी 2 दिन पहले ही इस प्रकार की घटना सामने आई जब एएसआई राजीव रंजन की मौत हो जाती है। वो भी एक विवाद को सुलझाने के लिए पहुंचे थे। धक्का मुक्की हुई और वो अचेत होकर नीचे गिर पड़े। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि उनको हार्ट अटैक आ गया था और इसकी वजह से उनकी मौत हुई है। लेकिन कानून व्यवस्था पर अब खड़े हो रहे हैं सवाल। बिहार में सियासी पारा हाई है। विपक्ष का कहना है कि ये महाजंगल राज आ गया है बिहार में और ऐसे में इस सरकार से कुछ भी नहीं संभल रहा है। ये विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगा रहा है। तो वहीं अलग अलग तरह के जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो बयान है वो सामने आ रहे हैं। जेडीयू की तरफ से उनके प्रवक्ता का कहना है कि ये तो विपक्ष की साजिश है और सरकार को बदनाम करने की ये कोशिश की जा रही है और हो सकता है इसमें विपक्ष का भी हाथ हो। इस प्रकार के जो आरोप है वो सत्ता पक्ष में जेडीयू लगाता हुआ नजर आ रहा है। आपको मुंगेर की ये पूरी घटना हम बता रहे हैं। एएसआई की हत्या कर दी गई। इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। उनके ऊपर धारदार हथियार से हमला किया गया और ये सब कुछ हुआ होली के दिन बिहार में जब 2 पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया था। शिकायत की गई और एएसआई घटना के स्थल पर पहुंचे और यहां पर जाकर उनके ऊपर ही हमला कर दिया गया। एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है मुंगेर से इस वक्त की बड़ी जानकारी। एएसआई की हत्या के आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्य आरोपी के पैर में पुलिस ने गोली मारी। पिस्तौल छीनकर आरोपी भाग रहा था। पुलिस का कहना है इसी वजह से पुलिस ने उसके पैर में गोली मारी। भागने की कोशिश के दौरान ये फायरिंग की गई है। तो पुलिस अब एक्शन के मोड में आ रही है नजर और पुलिस मुख्य आरोपी के पैर में गोली मारकर उसको रोकती हुई नजर आई, पिस्तौल छीनकर, क्योंकि ये आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस के द्वारा ये कहा गया है। पहले कुछ लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ हो रही थी, गिरफ्तार कर लिया गया था और अब मुख्य आरोपी के पैर में गोली लगी है। पिस्तौल छीनकर ये आरोपी भाग रहा था, पुलिस का कहना है, और इस आरोपी के पैर में गोली मारकर उसको रोकने की कोशिश की गई। एएसआई की हत्या के आरोपी का एनकाउंटर किया गया। मुख्य आरोपी के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने गोली मारी ताकि वो भागने की कोशिश जो कर रहा था उसमें नाकाम हो जाए। मुख्य आरोपी के पैर में गोली लगी है। बताया जा रहा है कि ये वही आरोपी है जिसने एएसआई संतोष सिंह के सर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई है। 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ था जिसको सुलझाने के लिए संतोष सिंह पहुंचे थे और ये वही आरोपी है जिसने पीछे से सर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था, जिसकी वजह से एएसआई संतोष सिंह की मौत हो गई। और अब 4 लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ लगातार कर रही थी। अब पुलिस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि ये जो एक आरोपी है, मुख्य आरोपी जो कि बताया जा रहा है, वो पुलिस की पिस्तौल ही छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था और भागने की कोशिश के दौरान पुलिस ने आरोपी के पैर में गोली मारी। और अब जो मेडिकल है उसके लिए उसको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। पैर में उसको गोली लगी है। हालांकि इसके पहले डिप्टी सीएम की तरफ से भी ये कहा गया कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, जो आरोपी हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और पुलिस की तरफ से
राज्य सरकार की तरफ से पुलिस को पूरी छूट है कि वो कड़ी कार्रवाई करे। संतोष सिंह जो कि मुफस्सिल थाना में 112 में प्रतिनियुक्त थे, वो जब ड्यूटी पे गए थे तो एक परिवार ने उन पर हमला कर दिया था। नंदलालपुर गांव है मुफस्सिल का, उसके सभी परिवार एकजुट होकर के इन पे जानलेवा हमला किया। इनके सर पे गंभीर चोट आई, जिसके बाद इलाज के क्रम में इनकी मृत्यु हो गई। और उसी क्रम में रात्रि में ही हम लोगों के द्वारा लगातार छापेमारी करके इसमें 4 व्यक्तियों की, उन्हीं के परिवार के जो हैं, उन सब की अरेस्टिंग की, जिसमें मुख्य आरोपी रणवीर यादव और गुड्डू हैं यादव और उसके परिवार के अन्य सदस्य की गिरफ्तारी हुई है। आज सुबह में पूछताछ के क्रम में जो अन्य अपराधी हैं इस घटना में शामिल, उनकी पूछताछ के लिए और उनकी अरेस्टिंग के लिए इनके द्वारा बताया गया कि उनकी अरेस्टिंग ये लोग जान रहे हैं कहाँ पे है। तो SHO मुफस्सिल अपनी टीम के साथ इस अभियुक्त को लेकर के इसकी निशानदेही पर गए घटनास्थल पे, जहाँ पे इसकी होने की संभावना थी। जाने के क्रम में जो इनकी गाड़ी थी, वहाँ पे कुछ बकरी के बच्चे वगैरह रास्ते में आए, तो एक पेड़ से जा टकरा के इनकी गाड़ी, और टकराने के बाद जो पुलिसकर्मी थे वो भी घायल हो गए, चोट आई है सभी को। और इसी का फ़ायदा उठा के जो गुड्डू यादव है, उसके द्वारा एक सिपाही का राइफल छीना गया और कॉक करके इन लोगों पर ताना गया और भागने का प्रयास किया गया। SHO के द्वारा उसको वार्निंग दिया गया। वार्निंग के बाद जो है अगर वो नहीं माना जब, तो नियंत्रित फायरिंग किया गया आत्मरक्षा, और जिससे गुड्डू यादव के पैर में गोली लगी है। और अभी सदर अस्पताल में जो अभियुक्त है गुड्डू यादव, उसका इलाज चल रहा है, और जो पुलिसकर्मी एक्सीडेंट में घायल हुए हैं उनका भी इलाज सदर अस्पताल में। सर कितने लोग घायल हुए हैं सर? इसमें अभी 4 पुलिसकर्मी जो कि रेड में शामिल थे, जिनकी गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, वो घायल, उनको चोट आई है, उनका इलाज चल रहा है यहाँ पे। और एक जो अभियुक्त है गुड्डू यादव, उसको गोली लगी। सर कौन सी गाड़ी से थे ये लोग रेड में? थाना की ही अपनी गाड़ी थी, जिससे 4 व्हीलर से थे। हाँ, 4 व्हीलर से थे, जो कि रेड में निकले हुए थे। सर ये कहाँ जो मामला हुआ था सर? उसका नाम क्या है घटनास्थल का? बाकापुर है, बाकरपुर एक जगह है मुफस्सिल थाना अंतर्गत, बाग के पास रोड है, बगीचा के पास, वहीं पे घटनास्थल। तो सर कल जो घटना घटी है SI के साथ, तो पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ से जानकारी साझा की गई है। सैयद इमरान मसूद SPM मुंगेर के, उनको आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से कहा गया है कि 4 पुलिस वाले भी घायल हुए, और जो मुख्य आरोपी खुद सैयद इमरान मसूद SP मुंगेर, उन्होंने नाम लिया है इस मुख्य आरोपी का, गुड्डू यादव, जो कि पुलिस की पिस्तौल छीनकर भाग रहा था और उसके पैर में गोली मारी। उसको पहले समझाने का कार्य भी किया गया कि वो ऐसा ना करे, और इस पूरे घटनाक्रम में पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। उनका क्या कुछ कहना है, एक बार सुनवा देते हैं। चलिए, तो हम लोग अपना 2 गाड़ी से टीम लेके निकल गए। टीम लेके निकले इधर से बांक होते हुए बाकरपुर बगीचा जाने लगे। नीचे बाईपास से हम लोग नीचे उतर गए। बाईपास से नीचे उतरे तो 2-3 भैंस का जो है बच्चा जो है 3 से ज़्यादा भी हो सकता है था, वही 3-4 जो हो, ध्यान में उतना नहीं आ रहा क्योंकि एक्सीडेंट थोड़ा हो गया, थोड़ा घबरा गए। तो भैंस का बच्चा जैसे आगे गुजरा ना, हमारा ड्राइवर जो था थोड़ा जल्दी पकड़ने के मूड में हम लोग थे, जल्दी पकड़ा जाए, ब्रेक लिया, लेकिन गाड़ी अनियंत्रित होकर बाएं साइड में आम का पेड़ में लग गया। 4 व्हीलर जी, हमारा जो कितने लोग आप लोग बेलोरो गाड़ी है। कितने लोग आप लोग थे? हम थे, हमारा एडिशनल SHO थे, एक हमारे सब इंस्पेक्टर थे दीपक जी, एक पूरब सराय बड़ा बाबू थे साथ में, और 4 सिपाही और 2 ड्राइवर, एक चौकीदार हो गए। जैसे हमको चोट थोड़ा ज़्यादा लग गया था तो हम उतर के, मतलब हम आगे के बोनेट पे थोड़ा सा पैर में ज़्यादा लग गया था, तो पैर के थोड़ा सहारा में घबराए भी तब तक में वो अंदर से कहने लगा कि काफ़ी चोट लग गया है एकदम ये। अच्छा, तो मेरा सैफ अली जो सिपाही है उसको लेके नीचे देखने के लिए कि क्या हुआ, ऐसा तो नहीं कि उसको ज़्यादा हो गया। जैसे वो नीचे उतारा उसको, वो राइफल लेके, सैफ अली का राइफल लेके हम पे टान दिया। टाना तो मेरे राइफल नीचे करो, राइफल नीचे करो। हम भी अपना पिस्टल निकाले, राइफल नीचे करो, राइफल नीचे करो। हम बोलते तब तक में तो वो हम भी अपना पिस्टल हाथ में निकालते कॉक कर दिया। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मतलब समझिए कि बच गए। जिंदा है ये बहुत है, हम बचने के लिए आप क्या करते, जान ही मार देता। तो अच्छा एक बात बताइए, और ये एक चक्कर उसके टांग में गोली चलाए। किसको? अपराधी को? गुड्डू, जिसको लेके गए थे भाई को, वो बोला कि हम पकड़वा देंगे राजू को। उसके पैर में गोली लगी। किसको? राजू को? नहीं, राजू को तो पकड़ने ही गए थे, गुड्डू को। अच्छा एक बात बताइए, अभी जो पकड़ने के, जो कल SI का जो मौत हुई, जो घटना घटी, उसी मामले में पकड़ने गए? जी, उसी मामले में इसकी गिरफ्तारी हुई है। ये अभियुक्त है, गुड्डू जो है, गुड्डू अभियुक्त है उसी मामले में, अभियुक्त है ना, उसकी गिरफ्तारी की। चंदन जी, हादसे में कितने लोग आप लोग, पुलिसकर्मी कितने घायल हुए हैं? हमको तो चोट लगा है, सैफ अली को लगा है,
एडिशनल एसएचओ वो भी हम नहीं कह पाएंगे कि राम का हाँ, हम लोग उसके बाद मतलब अपना चोट क्या देखते उसको लग गया तो हम लोग जल्दी सबको लेके आए हैं। 3 आदमी तो हम कंफर्म है जिसमें लोगों को असल में गाड़ी जो पेड़ में जो टकरा गया ना, वो लोग कितने लोग थे जिन लोगों ने गोली चलाई? हम लोग पे कोई गोली नहीं चलाया ना, वो हम ही लोगों का ना हथियार टान दिया। गुड्डू जो बोला गुड्डू धंग मतलब ऐसा करने लगा कि उसको काफ़ी चोट लग गया है, तो उसको चोट देखने के लिए हमारा सिपाही नीचे उतार लिया। हम तो अपने चोट लगा वो तो आगे हम बोनट की तरफ हो गए थे, तब तक में वो उसका राइफल खींच के हमें पे टान दिया। गुड्डू के पैर में गोली लगी है? हाँ, उसके पैर में एक चक्र हम आत्मरक्षार्थ गोली मारे। राजू बाकरपुर बगीचा में मिल जाएगा। चलिए, तो हम लोग अपना 2 गाड़ी से टीम लेके निकल गए। टीम लेके निकले इधर से बांक होते हुए बाकरपुर बगीचा जाने लगे। नीचे बाईपास से हम लोग नीचे उतर गए। बाईपास से नीचे उतरे तो 2-3 भैंस का जो है बच्चा जो है 3 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो जिन सिपाही को चोट लगी है उनको ही आप सुन रहे थे। उनका ये कहना है कि कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ। पहले कार जाकर एक पेड़ से टकरा गई और उसके बाद जब ये पुलिसकर्मी गाड़ी से बाहर निकले, गुड्डू यादव भी गाड़ी से बाहर उतरता है और सिपाही की ही पिस्तौल राइफल छीनकर तान देता है सिपाही के ऊपर ही। उसको मना किया जाता है कि वो ऐसा ना करे और वो भागने की कोशिश करता है पिस्तौल छीनकर, तब उसके पैर में गोली मार दी गई। मुंगेर के एसपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सैयद इमरान मसूद जी। सैयद इमरान मसूद जी, पूरी कार्रवाई की गई है, इसके बारे में आप जानकारी दें। गुड्डू यादव के पैर में गोली लगी है, क्या घटनाक्रम रहा था उस समय? जी, जैसे कल जो 4 व्यक्ति अरेस्ट हुए थे इस घटना में, एएसआई संतोष सिंह की मृत्यु जो इन्होंने हत्या की थी, तो उसमें 4 जो व्यक्ति अरेस्ट हुए थे। आज उन लोगों से पूछताछ जो हुई तो उसमें से एक गुड्डू यादव नाम का जो उसी परिवार का सदस्य जो मुख्य आरोपित है, उसके द्वारा बताया गया कि उसके अन्य जो सहयोगी हैं, जो परिवार के लोग हैं जो फरार हैं, वांछित हैं, उनकी सूचना दी गई कि वहाँ छुपे हो सकते हैं जहाँ से उनकी अरेस्टिंग सुनिश्चित की जा सकती है। तो एसएचओ की टीम अभियुक्त को उसकी निशानदेही पे लेकर के गई, जहाँ पे बाकापुर बगीचा के पास जो है वहाँ पे कुछ बकरी का बच्चा रोड पे था, तो उसके चलते गाड़ी अनियंत्रित हो गई और पेड़ से जा टकराई, जिसमें जो 4 पुलिसकर्मी थे गाड़ी में वो चोटिल हो गए, घायल हो गए। और उसी का फायदा उठा के जो गुड्डू यादव है उसके द्वारा जो है एक सिपाही का राइफल छीना गया, कॉक किया गया और इन पे ताना गया पुलिस टीम पे। तो पुलिस टीम एसएचओ के द्वारा उसको वार्निंग दिया गया कि ऐसा ना करे, लेकिन उसके द्वारा जब नहीं माना गया तो नियंत्रित आत्मरक्षार्थ फायरिंग किया गया और एक गोली इसके पैर में लगी है। सर, कितने लोग कार में सवार थे उस समय, कोई जानकारी आपके पास? कौन कौन से अधिकारी थे? जी, पुलिस टीम में उसमें एसएचओ थे मुफस्सिल के, इसके अतिरिक्त जो है 3 सिपाही थे, एक सब इंस्पेक्टर थे और 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, ये जानकारी मिल रही है सर? हाँ, ये भी इनका इलाज चल रहा है। जो एक्सीडेंट हुआ है उसके चलते ये 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है अभी। आगे की क्या कार्रवाई रहेगी सर? आगे इसमें जो कल की घटना में शामिल हैं जितने भी अभियुक्त, उनकी लगातार हम लोगों की टीम उनके पीछे लगी हुई है। इसमें से 4 मुख्य आरोपियों को हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है, बाकी अन्य की छापेमारी लगातार चल रही है और जल्दी ये लोग भी अरेस्ट होंगे। इसको अभी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, इसका क्या रहेगा आगे का प्रोसेस गुड्डू यादव का? इसका डॉक्टर से बात हुआ है, इसका इलाज अभी चल रहा है, यही सदर अस्पताल में इसका इलाज चलेगा और इलाज में जैसे कोई जरूरत पड़ेगी तो हम लोग को इन्फॉर्म करेंगे, हम उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। तो अभी सर गिरफ्तारियां और हो सकती हैं, 4 लोगों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी थी, ये जानकारी मिल रही थी, इसके बाद अभी भी और गिरफ्तारियां होंगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो और अभियुक्त इसमें वांछित हैं, इसी के परिवार के अन्य सदस्य हैं जो कि फरार हैं, हम लोगों की टीम इनके पीछे लगी हुई है, जल्दी अरेस्टिंग होगा। बिल्कुल, कई सवाल भी खड़े हो रहे थे सर कानून व्यवस्था पर, लेकिन अब ये पुलिस का एक्शन और तेज होता हुआ नजर आ रहा है। जब एएसआई संतोष सिंह पहुंचे तो उनके ऊपर पीछे से किसी ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। संदेश देना बहुत जरूरी है कड़ी कार्रवाई का। नहीं, हम लोगों की जो टीम है वो पुलिस पे अटैक हुआ है, ये बहुत ही हम लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण चीज है, बहुत दुखद घटना थी। हम लोगों के जो पुलिस परिवार के सदस्य थे जिनकी जो शहीद हो गए हैं, वो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और आगे भी इससे सीख ली जाएगी। कभी भी पुलिस पे अगर हमला होता है तो उसका जवाब जो है सख्ती से दिया जाएगा।